नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि पूरे देश को झकझोर कर रखा हुआ है। देश के लिए कभी मान सम्मान बढ़ाने वाले पहलवान आज अपनी बात मनवाने के लिए कि उनकी बात की सुनवाई हो, जिस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी गिरफ्तारी हो, अपनी बात को मनवाने के लिए जब संसद भवन के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया तो पुलिस के द्वारा उनके साथ बदतमीजी और बेरहमी के साथ में पेशकश हुई। ऐसी स्थिति से स्तब्ध भारतीय महिला खिलाड़ियों ने निर्णय लिया कि वो गंगा जैसी पवित्र नदी में जाकर अपने उन मेडलों को बहा देंगी जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में इतना खून पसीना बहाया और संपूर्ण देश को गौरवान्वित किया। इसी क्रम में आज के सेशन में आज आप जानने वाले हैं पूरी इस घटना को। इसके साथ साथ आप यह भी जानेंगे कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सरकार की मौन, सरकार की चुप्पी किस हद तक लोगों के अंदर निराशा का भाव पैदा कर रही है। जहां एक और ब्रजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे संगीन आरोप लगे हैं, जिन पॉक्सो एक्ट जैसी घटनाओं के बारे में जिक्र हो रही है, एक्ट जैसी कार्रवाइयों के बारे में चर्चा हो रही है, उसके बावजूद वे संसद जैसे पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, अपने सफेद कुर्ते पजामे में तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये सारी घटनाएं आज के समय में, आज के परिवेश में भारत में हर महिला जो भी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना चाहती है, उसके मन में एक बहुत बड़ी निराशा, एक बहुत बड़ा डर का माहौल पैदा करती है कि जब देश के लिए पदक जीतने वाले, देश के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पदकों में से एक ओलंपिक जैसे पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की बातों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर देश में और महिलाओं के साथ क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। संभव है जो हाल ही में दिल्ली में एक लड़की के साथ मर्डर जैसी घटना हुई, तो वो शायद वो घटना उसके तुलना में बहुत छोटी घटना ही प्रतीत होगी, जब देश का मान बढ़ाने वाली, देश के प्रथम नागरिकों में प्रथम श्रेणी में खड़े होने वाले खिलाड़ियों में से उपस्थित महिलाओं की बात भी सही या गलत का निर्णय कोर्ट को अगर करने दिया जाए, उनके आरोपों के आधार पर जांच बिठाई जाए, अगर ये सब काम इतना मुश्किल है तो निश्चित ही देश के लिए इससे दुर्भाग्यशाली क्षण कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए इस पूरी घटना पर आपको लेकर चलेंगे, बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। हमने पहलवानों के जुड़े हुए मुद्दों पर आपसे हमेशा आए दिन जितनी भी अपडेट रही हैं वो अपने सेशंस में जिक्र की हैं, पर मुद्दा यह हुआ है कि हम उन्हें जिक्र में लाते थे रियल न्यूज एंड एनालिसिस टाइटल के तहत। उससे होता यह था कि आप तक वो पहुंचने में देर हो जाती थी, इसीलिए कल जो घटना घटी है आज हम उसे मॉर्निंग में एज एन इशू आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि हमने इन मुद्दों को पहले भी आपके सामने कवर किया है। हमने संसद भवन के इनॉग्रेशन की बात आपको बताई थी और 29 तारीख यानी परसों की ही आरएनए में मैंने जंतर मंतर पर हिरासत में लिए गए पहलवान, उनकी भी खबर कवर की थी। आपको याद होगा 1 मई के दिन ही अपनी पाठशाला पर मैंने पहलवानों के आगे झुकी सरकार करके एक टाइटल लिया था, जिसमें यह बताकर के खुशी जताई गई थी कि पहलवानों के इतने प्रयास फाइनली बर्बाद नहीं गए, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। आज एक बड़ा प्रश्न जो हर जगह डिबेट में, हर जगह मुद्दों में बना हुआ है, वो ये है कि आफ्टर ऑल सरकार इस व्यक्ति को बचाने का इतना प्रयास कर क्यों रही है। किस ईगो से सरकार ने इसे जोड़कर रख लिया है, ऐसा क्या है जिसके चलते नैतिक ग्राउंड पर ही सही इस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देते हुए, स्वयं जांच में आगे आते हुए पुलिस के सामने समर्पण कर देना चाहिए था। देश की महिलाओं में किस प्रकार से यह विश्वास पैदा हो कि जिस देश की आधी आबादी महिलाओं से भरी है, उस आधी आबादी के लिए देश का संसद, देश की सरकार सुरक्षा का भाव अपने मन में लेकर खड़ी है। कैसे यह भाव पैदा हो, इसीलिए आज हम यह सेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है रिप फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र को सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कारण खास है साथियों, क्योंकि यह कारण जानना भी चाहिए और जानने योग्य भी है, क्योंकि लोकतंत्र बहुतंत्र या भीड़ तंत्र का शासन नहीं होता। अगर भीड़ तंत्र का शासन होता तो फिर किसी की आवाज कुचली जा सकेगी। लोकतंत्र में और भीड़ तंत्र में एक आमूलचूल अंतर है साथियों। लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार जैसे जो आपको शस्त्र दिए गए हैं, असल में यह अस्त्र शस्त्र जो आपको बचाने के विधान हैं, जब सरकारें अपने बहुमत के आधार पर, भीड़ तंत्र के आधार पर निर्णय लेने लगे,
उस समय से बचने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो लोकतंत्र में मूल अधिकार में दिए गए हैं। मूल अधिकारों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके हितों की सुरक्षा करने के लिए बना है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून एक आम नागरिक, देखिए एक बात यहां पर समझने योग्य है, कुछ लोगों को शायद ये डेमोक्रेसी का अर्थ भी ना पता हो। लोकतंत्र का अर्थ उन्हें लगता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यदि ये व्याख्या आपको समझ में आती है तो इस व्याख्या में कुछ अधूरापन है, उसे भी समझ लेना जरूरी है, तब जाकर के शायद आप इस परिभाषा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। परिभाषा में जहां आप जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन सुनते हैं, वहां ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में सरकारें चुनी हुई होती हैं और सब लोग सर्वमान्य तरीके से किसी एक व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुमत निर्णय करता है कि किसे शासन करना है, लेकिन जो अल्पमत में रह गए उनका क्या होगा। यदि देश के अंदर 100% आबादी ने 50% से अधिक वोट के साथ किसी भी पार्टी को चुना, और जब भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ऐसी स्थिति में तो 50% से भी ज्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे अधिक अपना समर्थन लाने की आवश्यकता है। संभव है अगर 6 पार्टी खड़ी हो और 20-20% सबको वोट शेयर मिल रहा हो, तो अगर 21% भी किसी को मिल जाए, अगर 5 पार्टी खड़ी हो 20-20% मिल रहा हो, किसी को 21 और किसी को 19 भी मिल जाए, तो 21% का जो प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, संभव है वो पूरे 100% पर राज करे। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। जहां लोकतंत्र आता है, सुनने में आता है कि जनता का शासन है, लेकिन जनता में बहुमत का शासन है। यह लोकतंत्र का सेकंड विधान है। और उस सेकंड विधान में अगर 21% लोग 100% लोगों पर शासन करेंगे, तो क्या 100% लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होगी? और अगर 100% लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, तो यदि नहीं हुई तो क्या होगा? ऐसे देश में सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम भूमिका होती है। चाहे आप लोकतंत्र की कितनी भी गणगाथा गाएं, आप कितने भी कानूनों की दुहाई दें, लेकिन लोकतंत्र को बचाने में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है वो है न्यायपालिका। कारण क्या है? यदि आप में से 80%, अब देखिए 21% वाली पार्टी अगर शासन करने लगे, हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, अभी जैसे टर्की के इलेक्शन कल कवर किए थे हमने, उसमें 51% पर निर्णय होता है कि हां भाई 50% से ऊपर जिसके आ गए उसकी सरकार बनेगी। यह समझ में आता है, अमेरिका में समझ में आता है, फ्रांस में समझ में आता है। इंडिया जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पर कितना भी % पर वोट शेयर रखने वाला व्यक्ति पूरे देश पर राज कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी एक तबके का, एक वर्ग का, एक ग्रुप का हित रखने वाले, और आप में से कई बार लोगों को क्या लगता है कि किस आधार पर सरकारें बनी हैं, यह देखना योग्य होता है। कई लोगों को यह दिखाई देता है कि कौन सी पार्टी धर्म का फेवर कर रही है, देश के अंदर कौन सा धर्म बहुमत में है, उसी की सरकार होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जब प्रताड़नाएं होने लगती हैं तो वो धर्म देखकर नहीं होती हैं। अगर धर्म ही देखने वाला योग्य कारण होता, तो आज देश के अंदर जो 3 करोड़ से अधिक केसेस कोर्ट में दर्ज हैं, अगर आप उन्हें धर्म के आधार पर देखेंगे तो भी वहां पर जो बहुसंख्यक हैं उनके केसेस ज्यादा मिलेंगे। फिर न्याय कहां है? आज जिस मुद्दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो धर्म के आधार पर नहीं है, और यही आपको जानना चाहिए। देश में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की मनाही है, और इस डिस्क्रिमिनेशन की मनाही को आर्टिकल 15-16 के तहत हमारे भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों के तहत दिया है। और मूल अधिकार सही से लागू हो, यह सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। यदि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कमजोर महसूस करेगी, तो क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और धर्म के आधार पर ना जाने कितने प्रकार से विभेद होता रहेगा। और यह डिस्क्रिमिनेशन कभी ना कभी किसी ना किसी को प्रताड़ित करेगा, और यह प्रताड़ना लोकतंत्र के लिए सबसे नुकसानदेह होती है। लोकतंत्र की बहाली इस बात पर नहीं कि बहुसंख्यक का शासन है या नहीं, लोकतंत्र की बहाली इस बात पर है कि जो अल्पमत में है, जो व्यक्ति सबसे नीचे की अंत्योदय की स्थिति में खड़ा हुआ है, जो अंत में खड़ा है पंक्ति के, जो सबसे नीचे आपके कैटेगरी में आता हो, चाहे वो धन के आधार पर हो, चाहे वो रिसोर्सेज के आधार पर हो, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चाहे वो संपत्ति के आधार पर हो, चाहे वर्ग व्यवस्था के आधार पर हो, उसकी सुनवाई हुई या नहीं, तब जाकर के लोकतंत्र अथवा राम राज्य की स्थापना होती है। जिस लोकतंत्र में राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी, असल मायने में वो राम राज्य ये नहीं कि बहुसंख्यक का शासन हो, असल मायने में है कि जो खड़ा हुआ अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसकी सुनवाई अथवा उसके बारे में किसी प्रकार की विचारधारात्मक बात हुई अथवा नहीं हुई। मेरे प्यारे साथियों, आज जो विषय है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो विषय आप सबको बहुत परेशान करता है, लेकिन असल मायने में आपको यह नहीं समझ में आता कि लोकतंत्र क्या है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आप इस बात को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते।
असल मायने में लोकतंत्र की व्याख्या जब हम करने निकलते हैं तो उन वर्गों का, जिन वर्गों का, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि ये तीन पहलवान किसी पार्टी विशेष के बहकावे में आकर या अपोजिशन के बहकावे में आकर ऐसी बात कर रहे हैं। अरे अपोजिशन भी तो अपने ही देश का है, अपने ही देश के तो नागरिक हैं। अगर ये अपोजिशन इनके साथ में खड़ा है, एक बात बताइए, अगर अपोजिशन ना खड़ा हो तो भी तो आप अपोजिशन को ट्रोल करने लगेंगे कि ये लोग कहां चले गए। वैसे हर मुद्दे पर हाय हाय करते हैं, लेकिन अब कहां चले गए। तो पार्टियां, लोकतंत्र में जितना मजबूत सत्ता पक्ष होना चाहिए उतना मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अल्टीमेटली ऐसे मुद्दे उठाएगा। और अल्टीमेटली अगर विपक्ष मुद्दे उठाएगा तो लोकतंत्र की तो खूबी ही यह है कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उन्हें भी सत्ता पक्ष सुने और उनकी सुनवाई करे। यह थोड़ी है कि विपक्ष ने यह मुद्दा उठा दिया तो अब हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र नहीं है साथियों। और अगर यह लोकतंत्र नहीं है तो यह भीड़ तंत्र है, और भीड़ तंत्र पढ़े लिखों का शासन नहीं होता है। पढ़े लिखों से अर्थ यह नहीं होता है कि आपने 2-4 एग्जाम निकाल लिए, आप पढ़ लिख गए। यह अंधता है, यह लोकतंत्र के प्रति आपका अंधापन है जो आपको दिखाई नहीं देता, जो आपको समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली क्या सही है और क्या गलत है। और यह जो अंधापन है ना, यह किसी ना किसी दिन आपको भी उसी चपेट में लेता है और उस चपेट के कारण आप कभी भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। इसीलिए ध्यान रखिए कि जब हम लोकतंत्र की व्याख्या करें तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपोजिशन भी कोई मुद्दा उठा रहा है तो वो देश का हिस्सा है। सत्ता पक्ष जब कोई काम करता है तो हम उसके गुणगान करते हैं। हमारे देश का मान जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है तो हम खुले हृदय से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष के अंदर चुनौतियां देना और सत्ता पक्ष को काम करने के अंदर ये चैलेंजेस लाके बताना कि आप लोकतंत्र को कहां पर क्रॉस कर रहे हैं। और अगर यह सब होता है तभी जाकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिटेन, जहां से हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल लिया, जहां से हम संसदीय व्यवस्था में आज हमारा संविधान 75% तक जिस देश का कॉपी पेस्ट है, दैट इज यूके, जिसको लोकतंत्र को हमने एज इट इज कॉमन कॉपी किया, जिसके संसदीय व्यवस्था को कॉपी किया है, जिसकी वेस्टमिनिस्टर व्यवस्था को हमने कॉपी किया है, वहां पर सत्ता पक्ष के जस्ट अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी अपनी शैडो कैबिनेट बनाती है। शैडो कैबिनेट का मतलब हुआ कि यदि आपके सत्ता पक्ष में गृह मंत्री है तो विपक्ष के पास भी गृह मंत्री होगा और वो आपको हर काम में चैलेंज देगा। वो आपको बताएगा कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, अगर मैं होता तो ऐसा करता। वो अपनी नीतियां जनता को सेम डे बताते हुए चलता है कि यदि गृह मंत्री ने यह काम गलत किया तो हम ऐसे करेंगे, अगर फलाने सिंह ने यह काम गलत किया तो हम ऐसे करेंगे। सत्ता पक्ष के जस्ट सामने शैडो कैबिनेट है। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमने केवल भीड़ तंत्र तो ले लिया, हमने जनता का शासन तो ले लिया, लेकिन जनता के प्रति हमारी जो हमारी जवाबदेही है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जनता के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हम उससे कहीं तक भी कनेक्टेड नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो यही सब दृश्य बनते हैं। रिप फॉर डेमोक्रेसी ट्रेंड करने लगता है। देश के लिए पदक जीते हुए खिलाड़ी जाकर गंगा में अपने पदक बहाने निकल पड़ते हैं। आपको लग सकता है, एक जो सबसे कॉमन चीज लग सकती है वो क्या है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चलिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो क्यों नहीं? अगर यदि इनका मोटिवेशन पॉलिटिकल है तो क्या गलत है क्या? एक बार के लिए अगर कोई यह सवाल पूछ ले इन सब से कि क्या आप सांसद बनना चाहते हैं, बनिए ना भाई। अगर आप सांसद बनना चाहते हैं तो अच्छी बात है देश के लिए। अगर ओलंपिक पदक जीते हुआ कोई व्यक्ति देश के लिए चुनाव लड़कर के, जनता के माध्यम से चुनाव जीत करके सांसद बनना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? क्या सांसद बनने का कॉपीराइट है क्या किसी के पास? विधायक बनने का कॉपीराइट है क्या कि इसी तरह से बनेगा? बिल्कुल नहीं है भाई। आप में काबिलियत है, आपको लगता है कि आपको बनना है, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होना गलत कहां है? अगर इनके साथ में अपोजिशन खड़ा है तो गलत कहां है? क्या विपक्ष को देश के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? उठाने चाहिए, और ये उठाएंगे। क्या देश के नागरिकों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? यह बड़ा सवाल है। अगर अपोजिशन में रहते हुए, महिला होते हुए, सब चीजें हटाइए, आप सबसे पहले जन्म से लिंग निर्धारित करके पैदा होते हैं। देश की आधी आबादी आज इनके साथ हो रहे व्यवहार को देखती है, केंद्र सरकार की तरफ उम्मीदों से निगाह भरी हुई देखती है, और वो ये जानना चाहती है कि अल्टीमेटली आप चाह क्या रहे हैं। क्या हम इन दो के माध्यम से हम केवल ये बता रहे हैं कि पहलवानों की बातें हम नहीं सुनेंगे क्योंकि इनके इल इंटेंशन है, ये अध्यक्ष बनना चाहते हैं? क्या ये प्रधानमंत्री के पद की मांग कर रहे हैं? क्या ये WFI का जो अध्यक्ष है, जिसे लोगों ने इनके मुद्दों से पहले कभी सुना भी नहीं होगा, 99% जनता को तो यह नहीं मालूम होगा कि देश के अंदर पहलवानों के लिए कोई संस्था भी है।
अगर ये उस पहलवानों की संस्था के खिलाफ कोई मुद्दा उठाकर खड़े हैं, आपको लगता है कि उस बहुत बड़े कीमती पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपके देश के ऊपर दुनिया हंस रही है। महिलाओं की आधी आबादी, आप कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम रखते हैं, आधी आबादी के साथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर महिलाएं इनसे उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि देश इनके साथ क्या न्याय करेगा, अगर इनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर आपके द्वारा प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो यह निश्चित ही देश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली क्षण है। देश को इन सब के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं, यह तो उनके ऊपर है, लेकिन इन मुद्दों से यह समझ में जरूर आना चाहिए कि आप किस देश में अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को रख रहे हैं। आज जब इस स्ट्रेचर की महिलाओं के साथ में हो रहा दुर्व्यवहार किसी के साथ में देखने योग्य नहीं है, कोई उस पर नजर नहीं दे पा रहा है, तो विचार करिए कल को आपकी बहन बेटियां, आपके घर की माता बहनें जब अपने पदों पर जाएंगी किसी जगह नौकरी करने के लिए, आप कहते हैं ना घर की बेटियां मान बढ़ाएंगी, हैं बेटियों के लिए आप लोग तरह तरह की स्कीम्स निकालते हैं, ऐसी स्कीम निकालेंगे हैं, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसलिए पढ़ाएं, इसलिए बचाएं, इसलिए आगे भेजें, इसलिए महिला सशक्तिकरण का नारा दें। ये हैं सारे कारण कि आप इनकी बातें ना सुने। और अगर आप इनकी बातें नहीं सुन सकते तो इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं कम से कम वही सुन लेनी चाहिए, क्या पता उससे आपका दिल पिघल जाए। मेरे प्यारे साथियों, पहलवानों ने, आपको मालूम होगा 28 तारीख के दिन संसद भवन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया था। लगभग महीने भर से अधिक जंतर मंतर पर बैठ करके ये 3 पहलवान, बहुत सारे लोगों का एक बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है, क्या सर सारे पहलवान तो नहीं आए? भाई सब में हिम्मत नहीं होती, सब महात्मा गांधी नहीं बने थे, नंबर 1। नंबर दूसरा, सर सारे पहलवान तो नहीं आए, अरे भाई एक तो आया है, ये इतने भी ना आते, एक तो आया है ना, क्या उसकी बात सुनने का अधिकार नहीं है? फिर किस लोकतंत्र में रह रहे हैं आप? अगर किसी एक व्यक्ति के, आज जितने भी आप केस पढ़ते हैं, चाहे गोलकनाथ केस पढ़े, चाहे केशवानंद भारती केस पढ़े, चाहे मेनका गांधी केस पढ़े, वो थे तो एक एक व्यक्ति ना, उन व्यक्तियों ने अपनी बातें उठाई तो इतिहास बन गए भाई। अगर ये एक व्यक्ति भी है, मैं कह रहा हूं पूरी तरफ, अगर आप ये कह दो कि 1000 महिला पहलवान सेफ हैं, किसी एक के साथ ऐसा हुआ था। आसाराम ने भी तो शायद एक आध के साथ ही किया था, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में फंस गया, आज तक जेल की सलाखें काट रहा है। एक ने ही तो हिम्मत करके आगे आने की कोशिश की थी, एक बार एक आगे आई थी तब जाकर के कानून ने अपना काम करना शुरू किया था। ये थोड़ी है कि उसकी प्रताड़ित जितनी भी महिलाएं थी सब सामने आ गई एक ही बार में, एक ने हिम्मत की थी। अगर आप इसको हिम्मत नहीं देंगे, ये जो पहलवान खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, अगर आप इसे हिम्मत नहीं देंगे, तो और जो इतने सारे फेडरेशंस चल रहे हैं और इतने सारे जो समाज के अंदर मंच चल रहे हैं, वहां से महिलाएं निकल कर कैसे आएंगी? क्या हमारे देश ने मी टू कैंपेन नहीं देखा क्या? हमारे देश में जब महिलाओं के द्वारा सबसे पहले मी टू कैंपेन शुरू किया गया था, किसी एक महिला ने सबसे पहले वर्ल्ड में शुरू किया था कि मेरे साथ यौन हिंसा हुई है वर्क प्लेस पर। आप देखिए अपने देश में बाढ़ आ गई। शुरुआत करने वाले का कलेजा चाहिए होता है, शुरुआत में संघर्ष हैं और इन संघर्षों से ना जाने कितनी महिलाएं अपने दर्द छिपाकर बैठी होंगी। एक बार इन्हें न्याय मिलने लगे, फिर देखिए झड़ी लग जाएगी आपके सामने। इनको देखकर ना जाने कितनी महिलाएं अपने अंदर हौसला भरेंगी और ना जाने कितनी महिलाएं अंदर ही अंदर डर रही होंगी कि इनके साथ जब यह हो सकता है, मेरे अंदर तो इतना हौसला ही नहीं है कि मैं खड़ी हो पाऊं। क्या कीजिएगा? देश अच्छी स्थिति में नहीं है इस विषय पर। यह विषय देश के लिए बहुत संवेदनशील है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज मैं जिस भावना के साथ आपके सामने खड़ा हूं, उस भावना को हमने कई बार अपने सेशंस में व्यक्त किया है, पर हुआ यह कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं, भाई मैं भी, मेरे भी 2 बेटियां हैं, मेरे भी घर में महिलाएं हैं, मुझे भी कल को लगता है ना कि मेरी बहन बेटियां जब बाहर निकलें वो सुरक्षित फील महसूस करें। अगर ये हालात रहेंगे कि उनकी कोई बातें नहीं सुन सकता, तो हम जैसे सर्वसामान्य का क्या होगा? ये बड़ा विषय है और सरकार को चाहिए कि इस विषय पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। यह विषय बहुत गंभीर है और बहुत चिंतन योग्य है। इन महिलाओं ने जब तंग आकर के, इनके सामने एक विकल्प था कि अपने पदक लौटा दें, जैसे एक बार हुआ था, बहुत सारे साहित्यकारों ने अपने पदक लौटाए थे। पदक लौटाने के लिए इनके पास विकल्प था कि ये राष्ट्रपति के पास जाकर पदक लौटाएं। लेकिन ये राष्ट्रपति के पास क्यों जाएं? इन्होंने अपने लेटर में लिखा, हम राष्ट्रपति के पास क्यों जाएं? क्योंकि राष्ट्रपति जो हमसे कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह रही हैं, उन्हें आज तक हमारे बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। और वो राष्ट्रपति जो संसद भवन पर खुद नहीं बुलाई गई, उनके बारे में हम क्या करें कि वो कोई डिसीजन ले पाएंगी? आपने जब हमारे किसी मुद्दे पर खुद महिला होकर के अब तक कोई हमारे बारे में टिप्पणी नहीं की, तो हम आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सत्य है। और इस बात को जान लीजिए कि ये अपोजिशन, मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह अपोजिशन, मैं कह रहा हूं अगर अपोजिशन पार्टी की नेता भी होती, चलो अभी तक तो इनके पास में कोई टैग नहीं लगा है कि ये कौन सी पार्टी से हैं, मैं कह रहा हूं अगर ये किसी पार्टी की नेता भी होती ना, तो भी इनकी बात सुननी चाहिए थी। अगर ये किसी पार्टी की नेता होती और ये नेता होकर एलिगेशन भी लगाती ना, तो भी सुनना चाहिए था।
चाहे विपक्ष के कितने भी इल इंटेंशन होते तो भी सुनना चाहिए था। सुनवाई का अधिकार, राइट टू हियर, राइट टू, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे देश के प्रमुख अधिकारों में से है भाई। खुलेआम अगर उनका उल्लंघन होगा, हमारी देश की बहन बेटियों का क्या होगा ये सोचने योग्य है। आप सबकी बहन बेटियों का क्या होगा ये सोचने योग्य है। मेरे प्यारे साथियों, बजरंग पूनिया ने, इन्होंने अपनी बातें जो लिखी, साक्षी मलिक ने जो बातें लिखी, उन्होंने कहा कि हमने मेहनत से जितना भी अपने पदक अर्जित किए, देखिए वो दिन हम सब के लिए गूज बम्स खड़े करने वाला होता है जिस दिन हमारी बहन बेटियां विदेशों में जाकर, अरे कोई भी हमारे देश के, चाहे पैरा एथलीट हो, हमारा देश का कोई भी खिलाड़ी दुनिया में जाकर जब भारत का तिरंगा ऊंचा करता है ना, तो शान से, अरे हम तो फिल्में, चक दे इंडिया जैसी फिल्में देख करके एकदम रोम रोम पुलकित हो उठते हैं। ये तो रियल लाइफ के हीरो हैं, जिन्होंने रियो ओलंपिक्स, जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर, जिन्होंने एशियन गेम्स में अंदर ना जाने कितनी बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गर्व, भारत का सीना गर्व से ऊंचा किया है। और अगर ऐसी स्थिति है तो ये वाली लाइन लोगों के द्वारा जो लिखी गई, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा लिखी गई, वो शायद सही बैठती होगी कि मोदी के अहंकार से हार गई बेटियां। क्योंकि आप जब ये कहते हो कि बस पूरे देश के प्रधान आप हैं, संसद पर आपका अधिकार है, आप उसका इनॉग्रेशन करेंगे, जमता है, लोग प्रशंसा करते हैं आपकी कि आपने, ठीक है, आपने देश के बारे में अपने आप को प्रधान समझा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अगर आप देश के प्रधान हैं, संसद पर आपका अधिकार है कि आप उसका इनॉग्रेशन करने जाते हैं इस हक से कि मैं देश का नेतृत्व करता हूं, तो ये बेटियां भी आपसे कुछ अपेक्षा करती हैं। और ये साधारण, हम साधारण की तो बात ही नहीं कर रहे जनाब, ये अति साधारण नहीं, ये अति विशिष्ट बच्चियां हैं। बच्चियां इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि जनाब इन्होंने ना जाने कितनी बार आप जैसे लोगों से सम्मान प्राप्त किया होगा, ना जाने कितनी बार इन्होंने आपके ट्वीट, आपके मैसेजेस में जगह पाई होगी, इन्हें कितनी बार सम्मानित देश ने, दुनिया भर ने किया होगा। आज अगर वो इस स्थिति की तरफ जा रही हैं तो ये निश्चित ही लाइन अपनी जगह सही बैठती है। और अगर ये लाइन सही बैठती है ना साथियों, तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। जब बेटियां निकलती हैं और निकल करके अपने पदक बहाने गंगा नदी की तरफ जाती हैं, इन्होंने कहा कि हम हरिद्वार जाकर के अपने पदकों को गंगा नदी को समर्पित कर देंगे। अगेन इस बात को दिमाग में रखते हुए कि दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तब भी आप इस पूरी घटना पर अपनी राय रखिए, क्योंकि यह राय रखना आपका अधिकार है। लोकतंत्र में चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह है। जिस तरह से हम लोकतंत्र में जब वोट हो रहे होते हैं तब वोट ना दे करके अपने आप की आंखें कबूतर की तरह बंद करके सोचते हैं कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, वही सबसे बड़ी गंदगी लोकतंत्र में अपनी राय ना रखना होता है। अगर आपकी राय से किसी का भविष्य बनता और बिगड़ता है तो लोकतंत्र में आपकी भूमिका है, अदरवाइज आप केवल शासित होने के लिए बने हैं और फिर जब आपका शोषण हो तो आप उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, राकेश टिकैत जी, जिन्होंने खूब अच्छे से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, किसानों के मुद्दे पर सरकार को झुकना पड़ा, 3 बिल वापस लेने पड़े, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और कहा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान खाप के प्रधान चौधरी नरेश टिकैत जी व अन्य खापों के प्रधान पहलवानों से मिलने हरिद्वार जल्दी पहुंच रहे हैं। पहलवानों से अपील की कि आप अपने मेडल गंगा नदी में ना बहाएं, आपको रोकने के लिए प्रधान किसान ये सब पहुंच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में राकेश टिकैत जी द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद में महिलाओं के पास में नरेश टिकैत, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष व बलियान खाप के प्रधान हैं, वो पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं और इन बच्चियों से इनके पदक गंगा नदी में बहाने से पहले उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, आप क्या लग रहा है, मतलब ये किसी फिल्म की कलाकार है क्या, है ये कोई एक्ट्रेस है क्या, कैटरीना कैफ या कंगना रनौत है क्या, जिनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है, कि नहीं इनको तो रोना भी है, इनको तो अपने पदक बहाने से पहले पूरा इमोशनल ड्रामा करना है। अरे इन्हें जितना सम्मान आप एक चुनाव जिताकर दे देंगे ना, एटमैक्स क्या बना देंगे आप इन्हें। अगर ये मान लीजिए पॉलिटिकली, एक बार फिर समझते चलिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड विधायक बन जाएंगी, सांसद बन जाएंगी, क्या दे दीजिएगा आप उन्हें? उससे ज्यादा तो ये पदक जीत के आती है, उससे ज्यादा सम्मान पाती है, उससे ज्यादा वैल्यू पाती है, दुनिया इनका सम्मान करती है और उससे ज्यादा पैसा कमाती है। अगर इनका मोटिवेशन यही है तो इन्हें तो सम्मान की कमी नहीं थी ना इनको सम्मान की कमी थी, ना इनको पहचान की कमी थी, ना इन्हें इज्जत की कमी, सब कुछ तो था। उसके लिए ये ड्रामे हो रहे हैं क्या? नहीं जनाब, ये अपने हृदय से अपनी हार्ड अर्न मनी जब कोई कमाता है, अपनी हार्ड अर्न देश के लिए कोई सम्मान जीत कर लाता है, वो दृश्य है ये। आप इसे अगर ड्रामा समझते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा अंधापन है, ये बहुत बड़ी अंधता है आपकी, जो आप नहीं देख पा रहे हैं। आपके मन में इस तरह का जो दृश्य आने के बाद भी अगर आपका दिल उद्विग्न नहीं होता तो अपना जाइए और इलाज कराइए, कहीं पूछिए कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, मैं कहीं वर्णांध तो नहीं हो गया, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है कि देश में क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप अगेन इनके साथ में ये नेताजी पहुंचते हैं, मेडल लेते हैं। अरे कोई तो आगे आएगा भाई, कोई तो इनके साथ आकर खड़ा होगा। ये आए हैं, आकर के इनके मेडल वापस रुकवाए हैं और कहा है कि बहनों हमें 5 दिन का समय दे दो, हम पूरी कोशिश करते हैं, सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर 5 दिन में इसका निर्णय नहीं हुआ तो फिर
आप और हम सब मिलकर के निर्णय लेंगे और निश्चित ही इनके द्वारा किया गया अल्टीमेटम से अगर सरकार काम करती है, क्योंकि किसान आंदोलन में भी यही हुआ था। किसान जब डटे रहे अपनी मांग पर, कई दिनों तक डटे रहे, तब जाकर के किसान बिल वापस हुए थे। आज फिर से वही मौका है और वही दस्तूर है। ऐसी स्थिति में यह जानने योग्य बात है। तो यह आपने सारी कहानी देख ली और अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपने मेडल बचाए। फिलहाल कोई भी नेता बाहर आए और इसके बाद में आपको मैं हल्का सा जानकारी दे दूं, जिन जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, साक्षी मलिक देश के लिए पहली बार महिला रेसलर जिसने ओलंपिक पदक जीता, वो खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक, जिनके पास में लिस्ट है खिलाड़ियों की, जिनके पास में लिस्ट है कि उन्होंने कितनी प्रकार से अपने गिफ्ट जीते हैं। ऐसे आप बजरंग पूनिया देखें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 बार, एशियन में 10 बार, ओलंपिक में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। साथियों, जब हम पदक तालिका देखते हैं ना, परीक्षाओं के लिए जब आप पढ़ रहे होते हैं, पदक तालिका देखते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में माथा पकड़ रहे होते हैं कि देश को इतने कम पदक क्यों मिलते हैं। अरे कौन लाएगा आपके लिए पदक जब इन बच्चों के साथ में कोई राय नहीं होगी। तो ये सब आपके सामने खड़ा हुआ सारा सीन देख लीजिएगा। विनेश एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली दिल्ली पहली महिला रेसलर है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहला महिला रेसलर। अरे आप ये मानते हुए कि चलिए ये तो पूरी तरह अपोजिशन के, तो क्या अपोजिशन की बात सुनने का अधिकार सरकार के पास से छीन लिया है क्या किसी ने, या न्यायपालिका के पास अधिकार नहीं है, या सरकारों को नहीं सुनना चाहिए? अगर आप राजनीति केवल इतना बोल करके कि नहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है, मान लीजिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड आगे, तो क्या अपोजिशन को खत्म कर देंगे? मार दीजिएगा अपोजिशन को कि नहीं साहब ये सर्वाइव नहीं करेंगे, देश में केवल बहुमत का शासन हो। जी ऐसा नहीं होता है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुमत का शासन होता है तो वही ध्यान से देखें, ये साक्षी मलिक हैं, ये बजरंग पूनिया हैं और ये साक्षी मलिक विनेश फोगाट हैं, ये भी आप और हम में से ही एक हैं। ऐसी स्थिति में आप बहुमत का शासन बोल करके अपने आप को बचा नहीं सकते। किसी दिन आप इस जगह खड़े होंगे और आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे होंगे, कोई नहीं सुनेगा। ऐसी स्थिति में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि माननीय जिस तरफ आप खड़े हैं उस तरफ अगर कोई भी होगा वो आपसे अपेक्षा करेगा कि आप इस पर निर्णय लें। और एक ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए आप, मतलब इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का एक वीडियो कांग्रेस ने पोस्ट किया है और ये करना चाहिए। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री होकर के वो उनसे एक महिला पत्रकार बार बार पूछे जा रही है कि मैम रेसलर्स बैठे हैं उनके लिए क्या बात है। मीनाक्षी लेखी भागने लग रही हैं। आप 30 मई की एक खबर देखिए, मीनाक्षी लेखी केंद्रीय स्तर की मंत्री हैं, उनसे एक पत्रकार पूछ रहे हैं कि मैडम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? चलो 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 चलो। मीनाक्षी लेखी दौड़ लगा रही हैं, केंद्रीय मंत्री महोदय दौड़ लगा रही हैं। मंत्री बोलकर निकलती हैं कि कानून में उनकी प्रतिक्रिया चल रही है, कानून काम कर रहा है जनाब। देखिए ये सब चीजें हैं, आप अगर इसको कैसे देखते हैं ये आपके ऊपर है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है। मैम महिला सांसद होकर आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? तो ये मुद्दा अब बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इस मुद्दे पर सभी को सतर्कता पूर्वक तरीके से ये निर्णय लेना चाहिए कि देश को, सरकारों को ये समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये किसी भी तरीके से देश की महिलाओं को सुरक्षा का भाव तो नहीं देता है। और जब सुरक्षा का भाव नहीं देता है तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं आपके मन में एक विश्वास पैदा करने से कमी करता है कि साहब हमारा क्या होगा। विपक्ष को मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी खूब अच्छे से ट्वीट कर रहे हैं, आंखों में आंसू निश्चित ही है। टीएमसी बोल रही है कि हम मानव अधिकार आयोग से निवेदन करते हैं कि वो इस मुद्दे पर संज्ञान ले कि जो बच्चियों के साथ पुलिस ने किया उस पर क्या राय है। संसद के सामने जाना निश्चित ही गलत है क्योंकि उस समय सुरक्षा व्यवस्थाएं लगी थी, लेकिन आप इतने बड़े लेवल के व्यक्तियों के साथ में आप बातचीत करके मामला नहीं सुलझा सकते हैं। हम रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर कहते हैं कि आप डिप्लोमेसी करिए, डायलॉग करिए और पीस स्थापित करिए, और आप बच्चियों के साथ में इस तरह से आप व्यवहार करेंगे। क्या आपकी यहां डिप्लोमेसी, डायलॉग या पीस, ये तीनों मुद्दे फेल हो गए क्या? देश के लिए सोचने वाली बात है। हम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बड़ा गर्व करते हैं कि इंडिया का स्टैंड है डिप्लोमेसी, पीस एंड डायलॉग, डीडीपी। हम ये अपनाते हैं तब जाके रशिया यूक्रेन युद्ध शांत करवाना चाहते हैं। अपने देश के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर क्या करिएगा? उनके ऊपर क्या डिप्लोमेसी नहीं चलती क्या? डायलॉग नहीं चलता क्या? पीस नहीं होती क्या? अगर नहीं होती तो ये आपको ये ट्वीट देखना चाहिए अनिल कुंबले का, जिन्होंने ये बात बहुत अच्छे से उठाई है। एक खिलाड़ी ने होकर के बात उठाई है। उन्होंने लिखा कि रेसलर्स के साथ जो बात हुई उसका रिजोल्यूशन संभव था, उसकी बातें संभव थी, बातचीत बैठकर हो सकती थी। उनके साथ पुलिस की झड़पें होना, ये तो फिर वही वाली बात हो गई। यूक्रेन ने ऐसा किया, हमने गोले चला दिए, खत्म बात। फिर डिप्लोमेसी कहां गई? फिर आपकी अपनी नीति कहां गई? गलत है। और ये गलत है तो सरकार को इस पर सुनवाई करना पूरी दृढ़ता के साथ चाहिए।
और ऐसी स्थिति में जब ये हर की पौड़ी पर पहुंचते हैं, अपने पदक डालने लगते हैं, तो वहां पर भी प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। खैर, बाकी आपकी अपनी राय है, लेकिन जो वर्ल्ड के अंदर जो संस्था है UWW, जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन है, उसकी प्रतिक्रिया जरूर आ गई है। उसने कहा है अगर इस मुद्दे पर, या फिर ये जो WFI है, जो मतलब हॉकी का, ये रेसलिंग का जो फेडरेशन है इंडिया का, अगर इसके इलेक्शन दोबारा 45 दिन के अंदर अंदर नहीं हुए तो हम इसे सस्पेंड कर देंगे। कि आप WFI का, ये UFI का, ये UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो इन्होंने पूरी तरह से लिखा है। इन्होंने कहा है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा कि हालिया घटना चिंताजनक है, और यह और भी ज्यादा चिंताजनक है कि पहलवानों को धरना देने से पुलिस द्वारा अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया, जिस पर वे स्थान वे 1 महीने से विरोध कर रहे थे, उस जगह को भी प्रशासन ने साफ करवा दिया। ऐसी स्थिति में 45 दिन के अंदर अगर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं करते तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। और क्या होगा इससे बड़ा? आप अंतरराष्ट्रीयकरण चाहते थे इस मुद्दे का, अंतरराष्ट्रीय खबरों में आनंद आता है, तो लीजिए, आप अंतरराष्ट्रीय हो गए। बाकी आप अपनी राय बनाने के लिए आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस पर जितना ज्यादा हो सके सतर्क रहते हुए, क्योंकि एक दिन आप भी इस जगह हो सकते हैं, इस पर विचार करें और लोकतंत्र में किस लोकतंत्र की आप अपेक्षा रखते हैं वो तय रखें। आप इस तरह की बातों पर बोलने से आप सरकार विरोधी नहीं हो जाते, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं हो जाते, आप नागरिक रहते हैं। और नागरिक की मांग क्या है ना, आप पता है सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि आप ये सोचने लग रहे हैं कि आप सरकार के आदमी हैं। अजी, आप सरकार के ना तो आदमी हैं, ना आप सरकार की औरत है, ना आप बच्चे हैं, आप देश के नागरिक हैं। वो आपके लिए काम करने के लिए बने हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैंने सरकार के खिलाफ बोल दिया, मैं उस पार्टी के पक्ष में बोल दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है जनाब, आप देश के नागरिक हैं, आप हर मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। अल्टीमेटली आपकी राय, आपके द्वारा किया गया कृत्य, आपके द्वारा किए गए काम पूरी तरह से देश का भविष्य निर्माण करते हैं। आप ही की चुनी हुई सरकार होती है ना। हम देश के हर अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं ना भाई। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब आप होते हैं, देश का नाम करते हैं, हम तारीफ करते हैं भाई। दुनिया में लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, हमें पसंद आते हैं ना। हर व्यक्ति की अच्छाइयों को प्रशंसा देना, यह नागरिक की परिपाटी है। हम देश में हो यह रहा है कि या तो लोग सत्ता पक्ष से हो रखे हैं या विपक्ष से। हम और आप इस तरह बटे हुए हैं कि या तो ये सत्ता पक्ष का आदमी होगा या विपक्ष का। हम नागरिक क्यों नहीं हो पा रहे? हम देश के, खुद के देश के नागरिक क्यों नहीं हो पा रहे? हम क्या राजनीतिक पार्टियों से होंगे तभी हमारे काम होंगे क्या? हम अपने लेवल पर कब अपना डिस्कशन करेंगे? आप अपने लेवल पर कब अपना निर्णय करेंगे? कब होगा सारा काम? ये बड़ी बात है ना। इस पर डिसीजन आपको लेना अनिवार्य है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग में बड़ा सवाल आएगा, तो बड़ा सवाल का आंसर केवल इतना ही है कि आप ऐसे मुद्दों पर चुप ना रहें। चुप ना रहने से मतलब है आप अपनी राय रखने में किसी प्रकार से ना हिचके। सरकार आपके द्वारा चुनी हुई है। लोग अगर चुप्पी रहनी है तो बहुत से देशों में तानाशाही आई है, वो चुप रहने का ही परिणाम है। बहुत से देशों के अंदर सेना का शासन आया है, वो चुप रहने का ही परिणाम है। लेकिन जिस देश के लोग लोकतंत्र के नाम पर सड़कों पर उतर पड़ते हैं, वहां लोकतंत्र प्रबल होता है। मैं आपको सड़कों पर उतरने के लिए नहीं भड़का रहा हूं, लेकिन यह याद दिला रहा हूं कि आप इस देश के सजग नागरिक हैं। चुप्पी नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया के रूप में जिस बात को समझ पाएं वो आपका अधिकार है। ठीक है, आप इन चीजों पर सजग रहते हुए पूरी तरह से विचार करें। बाकी मर्जी आपकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। बाकी जो भी अपडेट होंगे वो हम जल्दी आपको देंगे। और कल के लिए तैयार रहिएगा। कल सुबह 9 बजे आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट होने जा रहा है। राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, और कुछ ऐसा जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होगा। एक गूगल फॉर्म आप लोगों को दिया गया है। यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ जुड़कर प्रशासनिक परीक्षा तैयारी करना चाहता है तो उसे नेवर बिफोर ऑफर दिया जा रहा है। कल से हमारे एडमिशन्स वहाँ शुरू होने वाले हैं। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 15 तक हम आपको PDF के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर डालकर दे देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।